Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So our today's topic is A Tale of Two Cities by Charles Dickens. इस वीडियो को देखने के बाद इस नावल के हवाले से आप लोगों की जितनी भी एम्बिग्विटीज़ हैं वो तकरीबन दूर हो जाएंगी। आप तकरीबन सारे एमसीक्यूज़ को और इवन टेक्निकल क्वेश्चनिंग को भी सॉल्व कर सकेंगे जो कि पीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड द समरी ऑफ द टेल ऑफ टू सिटीज़, हम चार्ल्स डिकन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन थे। जिनका टाइम पीरियड है 1812 से 1870 तक। ये इंग्लिश नावलिस्ट हैं, विक्टोरियन एज के, सोशल क्रिटिक भी हैं और इनके नावल्स और स्टोरीज़ वाइडली रीड किए जाते हैं। इन्होंने बड़े 15 नावल्स लिखे हुए हैं, बाकी इनके छोटे नोवेलास और शॉर्ट स्टोरीज़ वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इवन इनकी जो टेल ऑफ टू सिटीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसकी अब तक 20 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो बिक चुकी हैं इस नावल की। तो ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं। यही जो आपके सामने जनाब बैठे हुए हैं ये हैं चार्ल्स डिकन और इनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हुफाम डिकन्स। ये इनकी फहरिस्त है इनके इम्पोर्टेंट नावल्स की जिनकी वजह से इनको वाइडली फेम मिला। पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, लिटिल डोरेट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, क्रिसमस कैरोल। अब बात करते हैं टेल ऑफ टू सिटीज़ की। टेल ऑफ टू सिटीज़ इसकी जो नावल की सेटिंग है वो लंदन और पेरिस में है। टाइम जो है इस नावल में जो डिस्कस किया गया है वो कब 1775 से लेकर 1793 तक का, जबकि ये नावल पब्लिश हो रहा है 1859 में। और ये दो ओरिजिनली जो है ना वो सीरियल्स में पब्लिश हो चुका था पहले, क्योंकि चार्ल्स डिकन के तकरीबन जो सारे नावल्स हैं वो सीरियली या पब्लिश होते थे वीकली या फिर मंथली किसी भी मैगजीन में, तो बाद में उनको पब्लिश करवाया गया। तो इस नावल को पब्लिश करवाया गया है 1859 में। तो ये एक हिस्टोरिकल नावल है बिकॉज ये 1859 में लिखा जा रहा है, लेकिन उस नावल की सेटिंग कब की है, 1775 की है। तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो बैकग्राउंड तो ये उस वक्त की बात है इस नावल में जब फ्रांस पर किंगशिप होती है। अवाम पर किंग्स ने भारी टैक्सेस लगा रखते हैं और गरीबों का बहुत बुरा हाल होता है जुल्म की वजह से। तो एट लास्ट 14 जुलाई 1789 में अवाम का गुस्सा हद से बाहर होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। तो ये नावल जो है टेल ऑफ टू सिटीज़ ये एक्चुअली उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और जो टू सिटीज़ का जिक्र आ रहा है वो एक लंदन है इंग्लैंड में और एक पेरिस है फ्रांस में। और ये नावल 3 बुक्स पर डिवाइड है, यानी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं रिकॉल टू लाइफ, जो सेकंड बुक है उसका है द गोल्डन थ्रेड, और जो थर्ड है वो है द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे। ये मैंने इधर कैरेक्टर स्केच आपके साथ शेयर किया है। ये दरमियान में जो है वो डॉक्टर मैनेट है, नीचे उनकी बेटी लूसी है, ऊपर मिस्टर लॉरी जो खड़े हुए हैं वो केयर टेकर होते हैं लूसी के और उसके फ्रेंड भी होते हैं। फिर है द अर्नेस्ट डिफार्ज, ये डिफार्ज फैमिली से हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा किरदार था, मैडम डिफार्ज का भी। मिस प्रॉस जो है वो लूसी की केयर करती हैं, डिवोटेड हैं उसकी तरफ। और इस तरफ हैं जेरी क्रेंचर, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टर। चार्ल्स डार्ने ये लवर हैं इसके लूसी के, और फिर इनकी शादी भी हो जाती है। जबकि सिडनी कार्टन जो वो लायर था चार्ल्स डार्ने का, उसकी लूसी के साथ शादी तो नहीं होती लेकिन वो स्टिल उससे प्यार करता है और एट द एंड वो वही उसको बचाता है। चलिए फिर स्टोरी की तरफ चलते हैं, समरी डिस्कस करते हैं। समरी जब शुरू होती है तो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट वो हमें दिखाई देते हैं कि 18 साल से वो फ्रांस की जेल में कैद है। उसकी एक बेटी है लूसी मैनेट। उसकी बेटी अपनी बाप के दोस्त को बताती है जो जेरस लॉरी होता है, जर्विस लॉरी, कि उसके बाप को 18 साल के बाद जेल से रिहा किया जा रहा है। अब वो जो मिस्टर लॉरी है वो बैंक में काम करता है और किसी मिशन पर इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा है। फ्रांस जाने से पहले वो लूसी से मिलने जाता है। उस लड़की से मिलने से पहले उस जर्विस को एक अजीब सा मैसेज मिलता है, रिकॉल्ड टू लाइफ। यही हमारी पहली बुक का नाम भी है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो हैं वो एक खुफिया किला है बेस्टिल, उसमें उनको कैद में रखा गया था। और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट का एक सर्वेंट है डिफार्ज और उसकी बीवी है मैडम डिफार्ज। फ्रांस में एक उनकी वाइन शॉप है, उन्होंने उस किले से इसे निकाल कर अपनी वाइन शॉप के ऊपरी हिस्से में रख रखा है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को। अब ये दोनों लूसी और उसके बाप का दोस्त मिस्टर लॉरी अपने उसी डॉक्टर अलेक्जेंडर को लेने पेरिस पहुंचते हैं। तो जब लूसी वहाँ पे पहुँचती है तो इसके फादर एक अंधेरी जगह पर बैठकर जूते बना रहे होते हैं पागलों की तरह।
पहले अपनी बेटी को पहचानते भी नहीं हैं। फिर उसके गोल्डन बाल देखकर उन्हें कुछ कुछ याद आता है, क्योंकि ऐसे ही बाल उनकी बीवी के भी थे। फिर लूसी अपने बाप को लेकर लंदन पहुंच जाती है। अब जब ये लूसी अपने बाप से मिलती है तब नावल की टाइम क्या होता है, 1775। अब ये हमारा पहला जो चैप्टर था बुक का, या पहला पार्ट था, वो यहीं ख़त्म हो जाता है। अब कहानी 5 साल आगे चली जाती है, 1775 से 1780। अब जो हमें टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है वो क्या है, 5 साल बाद का है। एक कोर्ट है, उसमें एक चार्ल्स डार्ने नामी एक बंदा है, उस पर एक ट्रायल चल रहा है कि ये फ्रांस से है, ये ब्रिटेन का नहीं है, ये जासूसी करने आया हुआ है, उस पर गद्दारी का केस है। उसी कोर्ट में लूसी और मिस्टर मैनेट भी मौजूद हैं, क्योंकि 5 साल पहले जब ये फ्रांस से वापस आ रहे थे तब से उनकी रास्ते में चार्ल्स डार्ने से जान पहचान है पड़ी। अब उसके लायर हैं, डिफेंडिंग लायर चार्ल्स डार्ने के, एक सिडनी कार्टन और एक है स्ट्रेवर। ये केस जीत जाते हैं, क्योंकि सिडनी की शक्ल डार्ने से काफ़ी मिलती है, तो ये केस कमज़ोर हो जाता है और वो चार्ल्स डार्ने केस जीत जाता है। अब वहाँ फ्रांस में लड़ाई जारी है गरीबों और अरिस्टोक्रेट्स के बीच में। वहाँ पे मार्क्वेस एवरमोंड है, अपनी हवेली से बग्घी में जा रहा है। एक सीन है, बग्घी में जा रहा है तो उसकी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आके मर जाता है। तो ये वहीं गाड़ी में बैठे बैठे ही एक सिक्का हरजाने के तौर पे उसके बाप के ऊपर ऐसे फेंक देता है। जब हवेली पहुँचता है तो इसे चार्ल्स डार्ने मिलता है, जो इसका भतीजा है। अब चार्ल्स डार्ने कौन था, वो जहाँ पे उसका केस चल रहा था, वो इस मार्क्वेस एवरमोंड का, जो कि फ्रांस का रॉयल तबका है, उसका भतीजा है। वो यहाँ अपनी फैमिली से तमाम ताल्लुक़ तोड़कर इंग्लैंड जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसे ये गरीबों पर जुल्म बिल्कुल नहीं पसंद। उस रात नींद में जो मार्क्वेस एवरमोंड है उसका कत्ल हो जाता है। उस बच्चे के फादर ने प्रोबेबली बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया है। अब चार्ल्स डार्ने, अब ये इंग्लैंड में सीन है कि चार्ल्स डार्ने है, सिडनी कॉटन है और स्ट्रेवर है। ये तीनों डॉक्टर मैनेट, अलेक्जेंडर मैनेट के घर आ जाते हैं, क्योंकि ये तीनों लूसी को पसंद करते हैं। स्ट्रेवर को लॉरी मना कर देता है, जो उसके बाप का दोस्त है, कि लूसी तुम्हारा प्रपोजल कबूल नहीं करेगी, लिहाजा तुम इस भीड़ में मत लगो। सिडनी कार्टन भी यूं लूसी को अपनी अच्छाई दिखाता रहता है, लेकिन लूसी एंड में शादी किससे करती है, चार्ल्स डार्ने से। शादी वाले दिन उसके असली नाम चार्ल्स एवरमोंड, जब उसका पूरा नाम लिखा हुआ होता है, जब डॉक्टर मैनेट को उसके असली नाम का पता चलता है तो वो बेचारा दोबारा पागल हो जाता है, क्योंकि ये एवरमोंड फैमिली वही है जिसने डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को बेस्टिल किले में 18 साल के लिए कैद कर रखा हुआ होता था। वो फिर वही जूते बनाना शुरू कर देता है कि मेरा दामाद उसी फैमिली से है। डॉक्टर मैनेट की ये हालत तब होती है जब लूसी और डार्ने हनीमून पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी वापसी से पहले ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसी असना में लूसी और चार्ल्स डार्ने की एक बेटी भी हो जाती है। अब फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है, 1789, 9 साल और बीत गए हैं। इस रेवोल्यूशन को शुरू करने में डिफार्ज फैमिली का बड़ा हाथ है। ये किसानों को बेस्टिल किला पर हमला करने के लिए भी लीड करते हैं, जिस जगह वही किला जिसमें डॉक्टर मैनेट को कैद में रखा गया था, ये वहाँ भी जाते हैं। वहाँ इनको चिमनी में एक लेटर मिलता है, उस लेटर का बाद में जिक्र रहेगा कि उसमें क्या था। वो लेटर एक्चुअली डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट ने लिखा हुआ होता है। वो जो एवरमोंड फैमिली थी उनके क्राइम्स पे बेस्ड था लेटर, जिसको जो वो क्राइम जो अलेक्जेंडर मैनेट को पता चल जाते हैं या वहाँ उनका गवाह बन जाता है, तो इसीलिए वो उसको 18 साल के लिए कैद कर देते हैं। तो काफ़ी वायलेंस मचा हुआ है फ्रांस में, रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। फिर भी पब्लिक जो है ना वो पैसे वालों को, रॉयल्स को पकड़ पकड़ के मार रही है, जिनका उनके लगता है कि इन्होंने ही हम पे जुल्म ढाए हुए थे। चार्ल्स डार्ने की फैमिली का भी नंबर आ जाता है। अब एक उनकी फैमिली के सर्वेंट थे, चार्ल्स डार्ने की फैमिली के, गैबेल उनका नाम है। वो फ्रांस से चार्ल्स डार्ने को लेटर लिखता है कि यहाँ लोग पागल हो गए हैं, मेरी हेल्प करो, मुझे बचाने आओ। डार्ने को फील होता है कि उस बेचारे नौकर का क्या कसूर, वो तो उस नौकर को बचाने के लिए बगैर बताए किसी को फ्रांस चला जाता है। जब ये पेरिस जाता है तो लोग चार्ल्स डार्ने को भी पकड़ लेते हैं। ये खबर फिर इंग्लैंड पहुँचती है, तो लूसी, डॉक्टर मैनेट और वो लॉरी, मिस्टर लॉरी, उसको बचाने के लिए चार्ल्स को पेरिस जाते हैं।
डॉक्टर मैनेट एक हीरो की तरह हैं फ्रांस में, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ 18 साल कैद में गुजारे थे। वो तो सख्त खिलाफ थे उनके, लेकिन उनको भी 1 साल गुजर जाता है चार्ल्स को आज़ाद करवाने में। लूसी बेचारी रोज़ जेल के पास से गुजरती है, लेकिन वो कभी भी चार्ल्स डार्ने से ना मिल सकी। 1 साल के बाद जब वो फ्री हुआ तो उस पर मज़ीद कुछ चार्जेस लगे और वो दोबारा जेल में चला गया। और अजीब बात यह है कि उसको दोबारा अरेस्ट करवाने में या चार्जेस लगाने में उस डिफार्ज फैमिली का बड़ा हिस्सा था, उसी ने ही लगाए थे। हालांकि वही फैमिली थी जो कि मैनेट को अपने ऊपरी हिस्से में पनाह दिए हुई थी। यहीं फिर किसी हीरो की तरह सिडनी कार्टन की एंट्री होती है, जो अब भी लूसी से प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोर्ट में केस चल रहा है। मैडम डिफार्ज वो चिमनी में रखा लेटर जो उसको मिला था वहाँ बेस्टिल किले में, कोर्ट में लाती है। डॉक्टर मैनेट का लिखा हुआ है। इस लेटर में लिखा था कि चार्ल्स डार्ने के फादर और उसके अंकल ने, जो एवरमोंट ब्रदर्स थे, उन्होंने एक किसान की बेटी का रेप करके फिर उस लड़की को और उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था। अब चार्ल्स डार्ने भी उसी फैमिली से है, तो लिहाजा उसको भी सज़ा होनी चाहिए। इस बात का डॉक्टर मैनेट को पता चला था, इसीलिए इन दोनों भाइयों ने डॉक्टर मैनेट को भी कैद में डाल दिया था। लेकिन उस वक्त के लेटर का मैडम डिफार्ज गलत इस्तेमाल कर रही हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि चार्ल्स डार्ने को डेथ सेंटेंस हो जाती है। इस बात के लिए डॉक्टर मैनेट को गिल्टी फील हुआ कि ये उसके लेटर की वजह से हुआ। सिडनी कार्टन रात को डिफार्ज फैमिली की वाइन शॉप में चोरी घुसकर उनकी बातें सुनता है, जिसमें अब वो लूसी और उसकी बेटी को भी मारने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि अब ये भी उसी फैमिली का हिस्सा हैं। मैडम डिफार्ज एक्चुअली उस पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो जो रेप होने वाली लड़की की फैमिली थी, या वो जो लड़की थी वो इसकी छोटी बहन थी। अब ये पूरी एवरमोंट फैमिली से बदला लेना चाहती है। सिडनी कार्टन अंकल लॉरी को गाड़ी तैयार करने का कहकर किसी तरह चार्ल्स के पास पहुंच जाता है। उसे बेहोश करके कपड़े उसके अदल बदल करके खुद उसकी जगह बैठ जाता है और उसे इंग्लैंड की तरफ रवाना कर देता है गाड़ी में बिठा के, क्योंकि सिडनी और चार्ल्स की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, कद काठ भी। मैडम डिफार्ज लूसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मेड मिस प्रॉस जो होती हैं उनसे उसकी हाथापाई हो जाती है और उसका खुद का पिस्तौल चल जाता है और गोली मैडम डिफार्ज को खुद को लगती है और वो वहीं मर जाती है। मिस प्रॉस इस धमाके की आवाज़ से बहरी हो जाती है। अब बाकी सब कामयाबी से इंग्लैंड निकल जाते हैं, सिर्फ सिडनी कार्टन फंस जाता है। और वो जो ग्लिटिंग नामी एक मशीन है सर काटने से, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो वो वहाँ पे उसके नीचे बैठा हुआ होता है, उस मशीन के नीचे जहाँ पे उसका सर कलम करना होता है। और वो सिडनी कार्टन ये सोचते हुए मरने के लिए जाता है कि आज तक उसने जो भी काम किए, क्योंकि वो ड्रंकर्ड था तो वो इतने अच्छे नहीं थे, तो आज तक का जो सबसे अजीम काम मैं करने जा रहा हूँ वो आज का है, यानी मैं किसी की हेल्प, किसी की ज़िंदगी, किसी का प्यार बचाने जा रहा हूँ। थैंक यू। हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी इस टेल ऑफ टू सिटीज़ के MCQs पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।